के कोर ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल से हैं, और या फिर अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज से अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं और आप इस दुविधा में हैं कि आगे की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या हमें करना है, हमें कौन से फील्ड में जाना है, आगे 2 3 4 सालों में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट प्रशांत शुक्ला सर हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे साथ आकाश साव सर है, और सिविल इंजीनियरिंग से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट संकल्प तिवारी सर है। सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जैसे कि अभी जो कोविड का सिचुएशन चला उस समय बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया है, वो बच्चे कहीं ना कहीं कंसेप्ट के लेवल पे अच्छे नहीं हो पाए, और जब वो कॉलेज नहीं गए तो उनको बहुत सारा गाइडेंस नहीं मिल पाया। जो कॉलेज में रह के वो बहुत सारी चीजें सीखते, बहुत सारी चीजें समझते, तो वो प्रॉपर गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाया। तो अभी जो बच्चे पास आउट हुए हैं 1 2 सालों में, या भी जो कॉलेज में है, उनके पास उनके करियर का प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। कि जैसे कोर ब्रांच में अगर हम बात करें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ऐसे स्टूडेंट के पास अभी गाइडेंस नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए। तो अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर जो कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर जो पास आउट हुआ है, उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा प्रशांत शुक्ला सर से। तो सर बताइए कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है, तो वो कहाँ जा सकता है, मतलब फ्यूचर में अपने आप को वो कहाँ पा सकता है? जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे किसी भी ब्रांच में कर रहा हो, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। अगर अपन कोर इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, खासकर अगर अपन इन्हीं तीनों ब्रांच के बारे में बात करें तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। वो बच्चा जो है, अगर इंजीनियरिंग कर रहा हो या पास आउट हो चुका हो, 2 3 साल हो चुका हो, तो उसके पास नॉन टेक्निकल में भी ऑप्शंस हैं, टेक्निकल में भी ऑप्शंस हैं। नॉन टेक्निकल में भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, टेक्निकल में भी सेम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी पोस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पोस्ट है। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि उसका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, किधर जाना चाहता है, उसकी तैयारी कैसी है। दोनों एग्जाम्स के अपने प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो सर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जो इंजीनियर्स हैं उनका रुझान नॉन टेक्निकल की ओर है। इसका कारण ये भी हो सकता है सर, अभी जैसे कोविड हुआ तो उस समय जो बच्चों का एग्जाम होता था वो ऑनलाइन पैटर्न पे होता था, तो उस समय उनका कंसेप्ट सही नहीं बन पाया। तो अभी जो बच्चों का रुझान नॉन टेक्निकल की ओर है, जो इंजीनियर्स हैं, तो ये कितना सही है कि बच्चे जो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर लिए हैं, वो नॉन टेक्निकल में जाए और नॉन टेक्निकल में सक्सेस पा पाए? जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल इंजीनियरिंग में अपना समय दे रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं कॉलेजेस में, वो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे टेक्निकल को छोड़ के नॉन टेक्निकल एग्जाम की ओर जा रहे हैं। अब इसका कारण तो मुझे मूलतः समझ नहीं आता, लेकिन आज से 7 8 साल पहले की मैं बात करूं, जब हम लोग पास आउट हुआ करते थे, तब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही आती थी जितनी आज आ रही है। बल्कि उस समय तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता भी नहीं था अपने छत्तीसगढ़ स्टेट का। आज तो हर 1 साल 2 साल के भीतर में हो रहा है। तो आपके पास टेक्निकल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा है। ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, तो आपको साथ ही साथ उसकी तैयारी करनी है, या बाद में भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बच्चे नॉन टेक्निकल की ओर जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि नॉन टेक्निकल में जाने के क्या नुकसान है और टेक्निकल में आने के क्या फायदे हैं। अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं तो लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। मेरे को इसका मुख्य कारण ये लगता है सर कि अभी लॉकडाउन हुआ है तो लोग ऑनलाइन में ज्यादा पढ़े हैं, टेक्निकल में उनका नॉलेज कम हुआ है, तो जैसे तैसे उससे अपना हट के वहां से जैसे तैसे इंजीनियरिंग की डिग्री पा जाए और नॉन टेक्निकल की तैयारी शुरू सर मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की ऐसी है इंजीनियर्स की, क्योंकि नॉन टेक्निकल में अगर वो ऐसा मानते हैं कि एक बार मैं अगर तैयारी की लो तो मुझे नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं, कि एक बार मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी कर ले रहा हूँ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ ले रहा हूँ, या फिर जीएस वाला पोर्शन पढ़ ले रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम है, तो कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जो सक्सेस रेट है सर, इसके बारे में आप बताइए कि भीड़ कितनी है, मतलब कितने लोग उस पर अपीयर हो रहे हैं और सक्सेस रेट क्या है? मेरे को लग रहा है कि जितने टेक्निकल बच्चे हैं कोर ब्रांचेस के, वो बाय विलिंगनेस या बाय चॉइस नहीं जा रहे हैं नॉन टेक एग्जाम में।
उनका डर है टेक्निकल में, इस वजह से वो नॉन टेक को ऑप्ट कर रहे हैं। और डर का मुख्य कारण ये है कि उनको लगता है कि इंजीनियरिंग करते करते हमारा नॉलेज ज़्यादा है नहीं। तो मैं आप लोगों की ये अवधारणा जो है इसको मैं बिल्कुल चेंज करना चाहता हूँ। हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं, इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद हमारे भी बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल नहीं थे। हमारे पास खाली एक डिग्री का कागज था और कुछ नहीं था, बेसिक कुछ नहीं था। लेकिन हमारा गोल बिल्कुल क्लियर था कि हम इलेक्ट्रिकल या सिविल से पास आउट है तो हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है टेक्निकल में। इस वजह से समय लगेगा आपको। हम लोग भी 1 से 1.5 साल से 2 साल उस नॉलेज को 4 साल की इंजीनियरिंग को फिर से निचोड़ कर जो बेसिक टेक्निकल सब्जेक्ट सिलेबस होता है उन सब्जेक्ट में अपनी कमांड करा हम लोगों ने। और फिर जाके समय लगेगा आपको, 1 साल 1.5 साल लगेगा। लेकिन सर ने जैसा बोला कि एक बार सिलेबस में कमांड अगर आपकी आ गई उसके बाद हर एग्जाम आपसे निकलेगा। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। हम भी जब इंजीनियरिंग पास आउट हुए तो नॉलेज नहीं था, एग्जाम देते थे, असफलता मिलती थी, सवाल बनते नहीं थे, फ्रस्ट्रेशन आता था। लेकिन उसको हम एज फेलियर ना मान के उसको हम संकल्प ले लिए थे कि ये एग्जाम निकालना ही है। फिर हमने एग्जाम का फॉर्म भरना बंद किया, 1.5 साल 2 साल तैयारी किए, रिवीजन किया, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया, उसमें ओवरकम किया। फिर हम आइडेंटिफाई किए कहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं। हर टॉपिक से सवाल नहीं आते, आपको आइडेंटिफाई करना है किस टॉपिक से ज्यादा आता है। अब उस तरीके से आपसे एग्जाम जरूर निकलेगा। और टेक्निकल एग्जाम और नॉन टेक्निकल एग्जाम का मैं अगर इसकी बात करूं तो नॉन टेक्निकल एग्जाम में आपके जो कंपटीशन होता है वो भरपूर होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हर स्ट्रीम से आपके एग्जाम देते हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, आर्ट्स हो, एलएलबी हो, इंजीनियरिंग हो, सभी ब्रांच के बच्चे सभी एग्जाम देते हैं। और अगर आप टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो टेक्निकल एग्जाम में आप खाली उस पर्टिकुलर ब्रांच के ही बच्चे देंगे, इंजीनियर्स बस देंगे और पर्टिकुलर उस ब्रांच के बच्चे देंगे। तो आपको हमेशा इन बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आपको वो एग्जाम देना है जहां पर कंपटीशन में फिल्टर हो रहा है। आपको पूरे भीड़ से नहीं लड़ना है, आपको फिल्टर करना है कंपटीशन, फिर आपको तैयारी करनी है, फिर आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन टेक्निकल एग्जाम में ज्यादा है। एक बार आपकी अगर तैयारी हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन टेक्निकल एग्जाम इज फार ग्रेटर देन एज कंपेयर टू नॉन टेक्निकल एग्जाम। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को प्रशांत सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर आप इंजीनियर्स हैं तो नॉन टेक्निकल में जो सक्सेस रेट है वो कम है। जैसा आपकी अवधारणा ये है कि एक बार मैं अगर नॉन टेक्निकल का सिलेबस अगर पढ़ लूं तो उससे बहुत सारे एग्जाम में बैठ सकता हूँ, क्लियर हो सकता हूँ। लेकिन सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि वहां पर बहुत सारे ब्रांच के लोग आ रहे हैं, तो वहां पर सक्सेस रेट बहुत कम है। अगर आपने कोर ब्रांच से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपकी सक्सेस का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर जैसे कि अगर मैं टेक्निकल एग्जाम में अगर जैसे कि अभी हम जितने देर तक बात की इसका ये मतलब निकाल पा रहे हैं हम कि एक कोर ब्रांच का जो स्टूडेंट है वो टेक्निकल अपने ब्रांच में अगर जाए तो अच्छा कर सकता है, अच्छा उसको रिजल्ट मिल सकता है अगर वो अच्छे से मेहनत करे। तो सर जैसे मैं टेक्निकल एग्जाम में जाता हूँ ये कोर ब्रांचेस में, तो सबसे बड़ा जो एग्जाम जो लोग सुनते हैं वो गेट का आता है। लेकिन गेट में भी सक्सेस रेट कम है, तो गेट किसे करना चाहिए, क्यों गेट करना चाहिए, थोड़ा ये आकाश सर आप बताइए कि किन बच्चों को गेट में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, और गेट का क्या सक्सेस रेट है, गेट से में जाने से क्या मिलेगा बच्चों को। सर जैसा आप बोल रहे हैं ये बात सही है कि एक बार अपने सीनियर्स को देखते हैं लोग गेट का प्रिपरेशन करते, तो ये जस्ट लाइक अ रैट रेस। सबको लगता है कि एकदम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नॉन टेक में पढ़ना है तो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। जस्ट लाइक यही अवधारणा से लोग टेक्निकल एग्जाम्स में गेट को, ताकि लोग बोले कि हम गेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है सर, अगर यहीं पे आप कंपेयर करें तो गेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। आप सोचिए उसमें 65 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 आवर्स मिल रहा है, फिर भी स्टिल लोग उतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। फिर वहाँ पे आज के डेट में, आज के सिनारियो में आप देखोगे तो गेट से बहुत सारे पीएसयूज आउट हो चुके हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको अगर गेट के थ्रू जॉब लगाना है तो आपको बिलो 500 रैंक लाना पड़ेगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांचेस से। और हायर स्टडीज में भी अच्छे आईआईटीज चाहिए आपको तो बिलो 1200 रैंक होना चाहिए। तो आप सोचो जहाँ 1.5 लाख 2 लाख लोग भर रहे हैं फॉर्म को, अप्रॉक्स 1 लाख प्लस तो भरते ही हैं, वहाँ आपको अंडर 1200 लाना है फॉर सिलेक्शन इन आईआईटी और बिलो 500 लाना है पब्लिक सेक्टर में उसके लिए। फिर वहाँ पे आप देखोगे सर पब्लिक सेक्टर का तो ये पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम हो गया। इसमें सर एक पॉइंट इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को पहले तो अपना तय करना पड़ेगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। या वो हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, एमएस, एमटेक, पीएचडी करना चाह रहे हैं, कि उनका ऑब्जेक्टिव एक खाली गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल लाइफ है। अगर जिन स्टूडेंट्स का, अधिकतर स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को पाना है, तो उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को दूर की दृष्टि अभी कम है, आपको हम वो
वहां पहुंच चुके हैं जहां पर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या गलती करते हैं वो हमें मालूम है। तो स्टूडेंट्स लोगों को आपको पहले तो ये तय करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट जॉब पाना है, वो भी आपके घर के पास, वो भी पावरफुल पोस्ट, तो आपको गेट और नॉन गेट एग्जाम में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले तो बच्चों को ये जानना पड़ेगा कि गेट एग्जाम निकाल तो लेंगे अपन, लेकिन उससे मिलेगा क्या? नॉन गेट एग्जाम निकाल लेंगे, उससे क्या मिलेगा? बच्चे भीड़ में जा रहे हैं, गेट 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 की तैयारी करना है तो गेट के पीछे जा रहे हैं, उसे मालूम नहीं है कि गेट से मिलेगा क्या हमको। और गेट जो होता है, अगर अपन दो कैटेगरी में बांटे, गेट और नॉन गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम जो रहता है वो उसमें जो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। और अगर नॉन गेट एग्जाम्स की बात करें, अगर ए लेवल की भी एग्जाम की बात करें, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, या रेलवेज का एसएससी, या आप जेई लेवल के भी एग्जाम की बात करें जो डिप्लोमा वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, व्यापम का, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इस बीच में आपको देने के लिए। तो मेरा मानना है कि और इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मॉडरेट टू लो होता है जी। और आप इन एग्जाम में निकाल के आपको अपने होम स्टेट में ही मिलेगी पोस्टिंग, घर के आसपास मिलेगा, पावरफुल मिलेगा। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि गेट से मिलता क्या है। तो गेट में तो मैक्सिमम बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि गेट में अगर आपका टारगेट है जॉब पाना, तो गेट से आपको पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलती है। और पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऐसे पब्लिक सेक्टर उनको बोलते हैं जिसमें भारत सरकार का मालिकाना हक 100% नहीं होता, 51% या 51% से ज्यादा होता है, और जो बचे हुए प्रतिशत है वो पब्लिक के पास होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर सरकार को कल पैसे की जरूरत पड़ेगी, या आपका कोई पीएसयू है, महारत्न हो, नवरत्न हो या मिनी रत्न हो, वो अगर लगातार उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो रही है तो सरकार उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती। हमने कुछ साल पहले देखा है कि बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो सरकार के ऊपर है, उसको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। और डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो अगर किसी पब्लिक सेक्टर का, पीएसयू का मालिकाना हक भारत सरकार के पास का मालिकाना हक 51% से कम हो जाता है तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो ये यहाँ आपको जानना पड़ेगा कि आप अगर पीएसयू सेलेक्ट होते हैं, 1 लाख में 500 रैंक लाते हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी पीएसयू में। पीएसयू में पोस्टिंग मिलेगा आपको ऑल ओवर इंडिया में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको जानना है कि ऑल ओवर इंडिया में हर 3 से 4 साल में आपका ट्रांसफर होगा। आज आप नॉर्थ इंडिया में हैं, कल हो सकता है साउथ इंडिया में रहें, कल को सेंट्रल इंडिया में रहें। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर पीएसयू में नौकरी होती है। तो अगर अपन वही बात करें स्टेट गवर्नमेंट की बात, ए लेवल जेई लेवल एग्जाम की, तो इसमें आपको एग्जाम बहुत आसान तरीके से निकलते हैं, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें 80% ज्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम की ओर है, और क्वेश्चन इसमें जो होते हैं प्रीवियस ईयर के अलग अलग क्वेश्चन से रिपीट भी होते हैं। तो अब ये एग्जाम जो है थोड़ा प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का ज्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वाले नहीं देते, इसमें खाली आपके स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे देते हैं। जो आपके राज्य सरकार के राज्य में जो आपके बच्चे हैं वही लोग इस एग्जाम को देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इसमें ज्यादा है। पोस्टिंग आपके राज्य में ही मिलेगी, ट्रांसफर आपके राज्य में ही होगा, अपने घर के आसपास ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से नॉन गेट एग्जाम्स में अगर आपका ऑब्जेक्टिव है जल्दी नौकरी पाना, तो नॉन गेट एग्जाम्स में आप जल्द से जल्द नौकरी पा सकते हैं। ठीक है। तो इंजीनियर, जैसे कि आकाश साव सर ने और प्रशांत सर ने आपको समझाया कि गेट का जो एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। यहाँ पर जैसे प्रशांत सर बता पा रहे थे कि डिफिकल्टी लेवल कितनी है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ है, वहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और साथ ही साथ प्रशांत सर ने आपको ये समझाया कि आपकी स्टेट में ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो गेट के जो लेवल है उससे बहुत ही कम नीचे लेवल के एग्जाम्स है, और जो उसके पोस्ट भी बहुत पावरफुल है। आप जो जॉब है अपने घर के आसपास, आपकी पोस्टिंग जो है आपके घर के आसपास हो सकती है। तो इसकी चर्चा को मैं और आगे बढ़ाता हूँ और संकल्प सर के पास जाता हूँ। तो संकल्प सर, जैसे कि आकाश साव सर ने, प्रशांत सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक इंजीनियर जो गेट के बारे में सोचता है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, या फिर कितना डिफिकल्टी लेवल है, और जो दूसरे एग्जाम है जो स्टेट्स के, उसकी क्या क्या खूबियां हैं। तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि इन दोनों के सिलेबस कैसे हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं दोनों में, मतलब गेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और जो नॉन गेट एग्जाम जैसे प्रशांत सर ने बताया कि स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, और सिलेबस और क्वेश्चंस के लेवल के बारे में, इसके बारे में आप इंजीनियर्स को बताइए। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि गेट के बारे में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी की जाती है, और कंपेयर करें हम उसको स्टेट लेवल की अदर एग्जाम। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गेट जो एग्जाम है वो 3 घंटे की होती है, हम सबको पता है, जिसमें कि 65 क्वेश्चंस आते हैं।
उन 65 क्वेश्चंस को, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 3 मिनट मिल रहा है, तो 3 मिनट वो ऐसे ही नहीं दे रहा है। 3 मिनट के लिए उस क्वेश्चन के पीछे जो मेहनत लग रही है और जो एक्यूरेसी लग रही है उसके लिए वो टाइम। तो आपको कॉन्सेप्ट इन डिटेल चाहिए। कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठाओ सिविल का, जैसे कि जियोटेक हुआ, तो आप जियोटेक में आपकी मास्टरी होना चाहिए, इन डिटेल आपको एक एक चीज पता चल रहना चाहिए, वो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और गेट में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन यहाँ पे नए नए फ्रेम होके आते हैं, क्योंकि टॉप आईआईटीज वाले इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। मगर स्टेट की बात करें, स्टेट में जनरली जो एग्जाम्स हैं वो सीजीपीएससी व्यापक अगर कंडक्ट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट्स के या अपने स्टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके जाए तो यहाँ पे वो अच्छे मार्क्स उठा सकता है। और यहाँ पे आप जैसे देखें कि कई एग्जाम 150 क्वेश्चन अगर टेक्निकल का हम लेके चले तो लगभग 3 घंटे का अगर मान के चलो तो एक क्वेश्चन पीछे 1 मिनट आपको मिल रहा है। तो उसके लिए आप सोचो कि यहाँ पे आपको उतना घुस के डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड पे भी काम करना है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप ऊपर से हर सब्जेक्ट को टच करके रहोगे, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, मगर ऊपर से आप सब चीज कंप्लीट करके जाओगे और सब चीज को अच्छे से करके जाओगे तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेट ज्यादा है कंपेयर टू गेट। गेट में रिस्की है, सक्सेस रेट इतना ज्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। मैं सर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कुछ बच्चों का मानना है कि गेट की 2-3 साल तैयारी तो करते हैं वो, तो 4000, 5000, 6000 रैंक लाते हैं तो पीएसयू तो मिल नहीं पाता, लेकिन उनको एमटेक भी नहीं करना है कोर ब्रांचेस में। तो सर वो लेकिन ये सोचते हैं कि मैं गेट की तैयारी कर लिया तो नॉन गेट का भी एग्जाम्स मेरा इसी तैयारी से निकल जाएगा, लेकिन ये सर बिल्कुल गलत अवधारणा है बच्चों का। नॉन गेट एग्जाम अगर मैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और व्यापम या रेलवेज की बात कर रहा हूँ तो आपको इसकी तैयारी अलग करनी पड़ेगी। गेट में जो हम तैयारी करते हैं या कोई भी कोचिंग तैयारी कराता है तो उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच आपका ज्यादा होता है। आप थ्योरी में कम फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ाया तो जाता है लेकिन आपका जो रिवीजन में और बाकी चीजों में जो आपका फोकस होता है बार बार, वो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच में ज्यादा होता है गेट के लिए। लेकिन आप नॉन गेट के एग्जाम की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्डली 15% पूछी जाती है, 80 से 85% जो होता है वो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को नॉन गेट एग्जाम की तैयारी करनी जिसमें कैलकुलेटर नहीं है तो उसमें मेरे को थ्योरी पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट का लर्निंग ज्यादा लग रहा है, जबकि गेट में मेरे को कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब जाके मेरे को मिलेगा। ठीक है सर। तो इंजीनियर जैसे कि संकल्प सर और प्रशांत सर ने आपको समझाया कि गेट का जो एग्जाम है और जो स्टेट लेवल के एग्जाम है या फिर रेलवे जो जेई का एग्जाम होता है, सीनियर सेक्शन का जो एग्जाम होता है, उसमें सिलेबस तो सेम है बट क्वेश्चन के पैटर्न और डिफिकल्टीज लेवल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और गेट का आपको गेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए, किन्हें देना चाहिए, संकल्प सर और प्रशांत सर ने समझाया कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, एमटेक के लिए जाना चाहते हैं तो वहां अपीयर, उसके लिए तब आप गेट में अपीयर हुई। और गेट का एग्जाम में सर नेशनल लेवल के बच्चे रहते हैं, यानी कि क्रीम माइंडेड जो है, जो आईआईटीज के हैं, एनआईटीज के हैं, ऐसे बच्चे भी वहां पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है सर। तो कंपेयर किया जाए गेट और जो अदर एग्जाम्स है जो स्टेट लेवल्स पे होते हैं तो उसका सिलेबस तो सेम है लेकिन लेवल बहुत कम है, ये हमको समझ में आया। लेकिन सर आकाश सर, जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ इस विषय पे, तो जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे कि सर बता पा रहे थे, उनके लेवल तो ठीक है, कम है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन सर इसमें एक ये बात है कि इसमें नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर नॉन टेक्निकल वाले में चले जाएं तो आप बहुत सारे एग्जाम दे देंगे, लेकिन टेक्निकल में आए तो कुछ नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में बताइए सर कि नॉन टेक्निकल कितना पढ़ना पड़ता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनका लेवल क्या होता है सर? राइट सर, आप सही बोल रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार प्रशांत सर से फिर से आना चाहूंगा। जैसे सर ने बोला, बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो गेट की तैयारी कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस बनाया है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, तो उससे जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है वो निकल पाए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो गेट का उनका अप्रोच सही रहता है, बट वो जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल एग्जाम, एसईएस हो गया, एसएससी जेई हो गया, सीएसईबी हो गया, तो ये सब एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो हायर लेवल का पढ़े और इसमें जो आता है वो मॉडरेट टू लो लेवल का क्वेश्चन आता है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि बच्चे घबराते हैं कि टेक्निकल एग्जाम्स में भी नॉन टेक आता है जी,
तो उनको पहले तो ये क्लियर रहे कि जो एग्जामिनर है, जो सिलेबस सेट किया है, वो ये नॉन टेक पोर्शन को क्यों डाला है। क्यों? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, तो आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करके सिलेक्ट हो जाते हैं, तो एज अ एई आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किसी जिले में होगी यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस जिले का जो सरफेस नॉलेज है, वहाँ पे कौन से घूमने लायक जगह है, कैसे लोग रहते हैं, कौन से ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ों का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जैसे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा डैम है, कौन सी रोड वहाँ से गुजरती है, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात देखें तो आप अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं जिसमें केवल नॉन टेक आता है, तो वहाँ पे जो जनरल स्टडीज का लेवल रहता है, जैसे रिसेंटली अभी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हुआ सीजीपीएससी का, तो आप देख सकते हैं 4-5 साल से जो तैयारी किए हैं वो लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जो लेवल रहता है बहुत हाई रहता है सर। तो जो प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें जो जनरल स्टडीज का पोर्शन रहता है सर, वो बहुत हाई लेवल का रहता है, क्वेश्चंस के डेप्थ रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहता है। बट वहीं अगर हम ऐसे सिलेबस में आए टेक्निकल के एग्जाम जिसमें नॉन टेक पोर्शन है, एक तो आप देखेंगे तो उतना ज्यादा क्वेश्चन रहते नहीं उसमें नॉन टेक के, प्लस जो क्वेश्चन फ्रेम भी रहते हैं तो आपको सरफेस नॉलेज ही रहता है। जैसे मैंने बताया आपको कुछ पेपर्स में आप देखोगे तो बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, छत्तीसगढ़ का गांधी कौन है, तो ये तो अपन को छत्तीसगढ़ के वासी होने के नाते ये सब चीजों हमको बेसिक जनरल नॉलेज है। तो आपको अगर टेक्निकल एग्जाम्स की में अगर नॉन टेक आ रहा है तो आपके लिए उसके लिए ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, आप सरफेस नॉलेज भी रखेंगे जनरल स्टडीज का तो आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आकाश सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो टेक्निकल के एग्जाम्स है उसमें जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है वो क्यों पूछा जाता है, उसका रीजन क्या है और उसके लेवल क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो इंजीनियर्स, कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो अगर आप कोर ब्रांच से हैं, अगर आप इंजीनियर हैं कोर ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से हैं, तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कंफ्यूज हैं, तो आज के जैसे हमारे एक्सपर्ट पैनल ने आपको समझाया कि नॉन टेक्निकल में सक्सेस रेट कितना कम है, सो आप टेक्निकल में जा सकते हैं। टेक्निकल में भी गेट का एग्जाम है, लेकिन गेट का एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसकी डिफिकल्टी शंकर सर ने आपको समझाया, वो क्यों करना चाहिए प्रशांत सर ने समझाया। सो स्टेट लेवल में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उसका लेवल जो है वो बहुत कम है गेट के कंपैरिजन में। तो प्रशांत सर, मैं जानना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एग्जाम का नाम हमें बताइए कि वो कौन कौन से एग्जाम में बैठ सकता है स्टेट के लेवल। जी सर, मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं तो नॉन गेट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मुख्य एग्जाम होता है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉमन भर्ती होती है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें मेन अपन फ्रंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं इस बोर्ड में, तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है। रेलवेज में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती होती है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती को बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस रेलवे बोर्ड ने उसको रिज्यूम कर लिया है, तो बहुत जल्दी उसका भी आएगा। और अगर व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम की बात करें तो इसमें सब इंजीनियर की भी भर्ती होती है। प्लस हर साल ऑल इंडिया लेवल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, जो कि ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट मिलती है आपको। तो अगर मैं इसमें बात करूं 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर 3-4 विभाग होते हैं, PWD, WRD यानी कि इरिगेशन, PHE रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये पूरे प्योर 100% गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बॉडीज हैं। और दूसरी हो गया रेलवेज हो गया, रेलवे भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जिन जिन डिपार्टमेंट्स में भर्ती कराता है वो भी प्योर 100% गवर्नमेंट के हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपन बोल सकते हैं कि ये स्टेट का PSU होता है। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर साल एग्जाम्स आते हैं, आपकी तैयारी रखना है। ऐसा दिमाग से अवधारणा हटा दीजिए कि हर साल वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी हर साल आती है सर, और आपको लंबे समय तक इसमें रहना है। आप अगर अभी 22, 23, 24, 25 साल के भी हैं मान लो, तो आपका रिटायरमेंट होना है 60 साल में। अब अभी भूपेश बघेल सरकार ने तो ये भी लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को भी रिज्यूम कर लिया, तो अब तो और गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है वो और बढ़ेगा। तो आप अगर 25-26 साल में भी नौकरी लगते हैं तो आपके पास 30-35 साल का बफर रहेगा सर्विस करने का, जो कि मजाक नहीं है, बहुत लंबा समय है। तो मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स को, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप पास आउट हो रहे हैं तो 22 साल से जो 27 साल तक, 5 साल को भी मैं लूं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसको आप इधर उधर की नौकरी करके अपना जो इंपॉर्टेंट फेज है उसको निकाले मत। आपको यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और बिल्कुल करनी पड़ेगी, और कहीं पर भी करें आप, हमारे अंडर करें, कहीं पर भी करें, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। जहां पर आप पढ़ रहे हैं उनका अनुभव अच्छा होना चाहिए, जो फैकल्टी आप पढ़ा रहे हैं उनका खुद का सक्सेस रेट होना चाहिए।
आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर सक्सेस रेट नहीं है, कोई भी पढ़ा रहा है। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनका खुद का भी बैकग्राउंड क्या है, उनका सक्सेस रेट क्या है। जी तो आप वैसे अनुभवी टीम के साथ पढ़िए, जरूर आपको सफलता मिलेगी 2-3 साल में। धन्यवाद सर। जैसे कि प्रशांत सर ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वैसे ही सर आप संकल्प सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई सिविल इंजीनियर है और वो गेट को छोड़ के दूसरे टेक्निकल एग्जाम में जाना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज? सर जैसे कि सर ने बताया, प्रशांत सर ने, वैसे ही सिविल में भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होती है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए होती है, और असिस्टेंट इंजीनियर कोई मामूली पोस्ट नहीं है, ये क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। इसका आप ग्रेड पे देखोगे तो 5400 ग्रेड पे है इसका। जी तो आप, और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? पीडब्ल्यूडी आता है, डब्ल्यूआरडी आता है, पीएचई आता है, आरईएस आता है और पीआरडी आता है। तो ये सब डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। और इसको असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम, मतलब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस को कौन कंडक्ट करता है? सीजीपीएससी कंडक्ट करता है। तो आप क्लास 2 ऑफिसर बन रहे हो अपने स्टेट में, और पोस्टिंग आपको घर के पास मिलेगी। तो इतनी इस पोस्ट की ये खासियत है। उसके बाद आप देखें तो जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? व्यापम। उसमें भी जैसे कि आप हाल ही में देखोगे सिविल इंजीनियर में 400 पोस्ट आई है, कोई मामूली बात नहीं है। जी बिल्कुल। आप पटवारी का एग्जाम देखोगे नॉन टेक में, अगर आप होते तो उसमें 300 पोस्ट आई है, मगर आप वहीं सिविल इंजीनियर की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट देखोगे तो 400 पोस्ट आई। तो सर सीधे सीधे कंपटीशन सर बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि वो पटवारी में जितनी पोस्ट आई है सर उसमें सारे ब्रांच के लोग हैं। तो लेकिन सिविल की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिविल इंजीनियर से फाइट होगी, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों की फाइट है। तो आप देखिए ना, नॉन टेक में आप देखोगे जैसे सीजीपीएससी कितने लोग 1-1.5 लाख जो देते हैं या उससे भी ज्यादा देते हैं, तो वहाँ पोस्ट बहुत कम हो जाती है। यहाँ आप देखो 10 से 20 हजार देंगे, पोस्ट कितनी है? 400 पोस्ट। तो जो अच्छा पढ़ने वाला है वो तो पाएगा ही पाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का ही उसका। वैसे ही जैसी हाल ही में एक खबर भी आ रही है कि लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आने वाली है। कई बच्चों को ये डाउट है सर हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो लेक्चरर जो होता है वो पॉलिटेक्निक के लिए जो लेक्चरर होता है उस आप बी या बीटेक वाला एलिजिबल होता है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप एमटेक कर लिए हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। तो इतनी ज्यादा पोस्ट है अभी। और आप देखोगे कुछ बोर्ड्स हैं जैसे कि एनवायरमेंट बोर्ड हो गया, इसको भी व्यापम कंडक्ट करता है। तो एनवायरमेंट बोर्ड में भी आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो। और जैसे कि बताया कि एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन, उसमें भी जूनियर इंजीनियर का सिविल की बहुत पोस्ट आती है। अभी हाल ही में जो हुआ तो उसमें 1000 पोस्ट थी। तो उसमें भी आपको सीपीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिपार्टमेंट आपको उसके थ्रू मिलते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आप एक आध चीज के पीछे अपने आप को मिसगाइड मत करो, आप सही चीज को पकड़ो और उसकी तैयारी करो। तो इंजीनियर्स अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और सिविल ब्रांच से हैं, तो प्रशांत सर ने और संकल्प सर ने आपके स्टेट में होने वाले एग्जाम्स के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। तो सर देखा गया है कि जब ये जो आप एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं स्टेट लेवल के, जब उसकी नोटिफिकेशन आती है तो बहुत सारे इंजीनियर्स जागते हैं। तो जब वो नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कोई इंजीनियर अगर पढ़ना चाहे, अगर वो कभी तैयारी नहीं किया है या फिर अभी कोई कभी तैयारी किया है, तो क्या सी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके एक अपना सीट सिक्योर करने के लिए? प्रशांत सर इसके बारे में बताइए। सर इसमें मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट एक तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं जी। ये तो यानी ये हो गया कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो। आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे जेई लेवल हो, ए लेवल हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम निकालना हो तो सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से हटने का मतलब है कि थोड़ा सा बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब वो संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि दिन में एक टाइम में खाना खाएंगे। स्टूडेंट लोगों के लिए संघर्ष का मतलब ये होता है कि आपको जो दिन में 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ाई करते हैं उसको आपको बढ़ाना है। वो आपका कंफर्ट जोन हटाएगा। आपको दिन में कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना है, डिसिप्लिन में पढ़ना है। तो ये सर अगर आपका पोस्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं खासकर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एज कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग वैकेंसीज उतने बल्क में नहीं आते और उतने फ्रीक्वेंट नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं। सभी डिपार्टमेंट से आते जरूर है। जैसे सीएसईबी का अभी हाल ही में हुआ है, 550-600 पोस्ट हुआ है जूनियर इंजीनियर का। तो ये हर 2, 2.5, 3 साल में आएगा। अब असिस्टेंट इंजीनियर का आने वाला है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का आते ही रहता है, सीजीपीएससी असिस्टेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर का आने वाला है। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको टेक्निकल सिलेबस के लिए 1 से 1.5 साल देना पड़ेगा आपको। और 1 से 1.5 साल के लिए आपको कोई क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, अनुभवी टीम हो जहां पर ये सब हो, वहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।
और या आप अपने सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपका समय ज्यादा लगेगा। तो आप बेटर ये है कि आप जो ऑलरेडी जो टीम बैठी हुई है सामने, आप उनके अनुभव को उपयोग करें, उनके एक्सपीरियंस का उपयोग करें, कहां से क्वेश्चन क्या आता है उनको ज्यादा मालूम है। तो आप, मेरे ख्याल से आपको एक लंबा समय 1 साल का आपको क्लासरूम जो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1, 2, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए 2-2.5 महीने वाला जो क्रैश कोर्स रहता है वो बहुत इफेक्टिव होता है सर। उनमें वो एक रिवीजन वाला होता है। आप किसी भी क्लास में, अगर किसी भी कोचिंग में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां की फैकल्टी आपको ये बताएगी कि आपको सवाल कहां से आना है। तो ये आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है या कर चुका है लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है उसे किसी, क्योंकि आपके में कुछ ना कुछ वीकनेस है वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूर क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल करेगा। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट आएगा तब तैयारी करूंगा, ये अप्रोच आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो जैसे कि प्रशांत सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नोटिफिकेशन के बाद क्या सक्सेस रेट क्या है और क्यों आपको पहले से तैयारी करना चाहिए। शंकर सर, ऐसी अगर मैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में बात करूं, जैसे कि अभी आपने बताया कि 400 पोस्ट आई हुई है WRD डिपार्टमेंट में, तो सिविल इंजीनियर जो अभी आपके पास कुछ समय जो बचा हुआ है, 1-8 महीने का 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए जो नहीं पढ़े हुए थे या फिर जो पहले पढ़े हुए थे और तैयारी उनकी छूट गई थी, अभी अगर वो एग्जाम में आना चाहते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सर, जैसे कि प्रशांत सर ने बताया कि कैसे करना है तैयारी, यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी हो जाती है कि अब जो टारगेट कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए और समय कितना है, 1.5 महीना लगेगा, तो अब उनको क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसा उनका स्मार्ट वर्क होगा। जैसे कि मैं अगर एक सब्जेक्ट उठाऊं कि आप सिलेबस अभी देख रहे हैं कि जैसे RCC हुआ या मॉस हुआ या FM हुआ, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट है तो इरिगेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा है, जैसे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, FM। अब क्रैश कोर्स अगर कहीं चल रहा है तो वो कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जेई में क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, एई में क्या रहता है, तो जेई है तो जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वहां पे उसको पता चलेगा। और ये ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी तैयारी छूट गई, पहले पढ़े थे मगर सर कहीं जॉब ज्वाइन कर ली जिसके कारण नहीं पढ़ पाए, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी चालू किए हैं, उनको कुछ चीजें कैसा आता है एग्जाम में वो समझ रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। मगर जैसा सर ने बोले कि जो स्टूडेंट अभी रिसेंट पास आउट हुए हैं, तो हर चीज देखिए सर, कोई भी चीज एक दिन का नहीं होता या नहीं होता, समय लगता है, हर चीज होने के लिए समय लगता है। कोई भी दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, जितने सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी आप सुनेंगे, समय लिए हैं, मेहनत किए हैं, तो वैसे ही हमारे स्टूडेंट जो हमको देख रहे हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट आपको चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसके लिए समय लगता है। तो आप कॉन्सेप्चुअल बैच में, वहां पे क्या होता है कॉन्सेप्चुअल बैच में, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके लिए जैसे कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लासेस अभी लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीजें, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, टॉर्शन क्या है, शियर फोर्स क्या है, तो ये चीज पहले क्लियर होगी, तब वो बच्चा जैसे क्रैश कोर्स आएगा तो तुरंत पकड़ लेगा उस चीज को। तो ये कॉन्सेप्चुअल भी जरूरी है, जो तुरंत अभी चालू किए तैयारी उनके लिए, और जो पहले से जिनकी तैयारी छूट गई है, पहले पढ़ लिए थे और क्या आता है, कैसे अप्रोच रहेगी, तो उनके लिए क्रैश कोर्स भी जरूरी है। तो इसमें सर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, मेरे को लगता है बच्चे इस वजह से मिसगाइड होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, क्योंकि उनको आदत होता है सेमेस्टर एग्जाम दिलाने की। सेमेस्टर एग्जाम 5 महीने का होता है, वो 3 महीना 3.5 महीना कुछ नहीं पढ़ते हैं, 1-1.5 महीने में पढ़ के रट के निकाल लेते हैं, तो उनको थोड़ा मिसगाइड हो जाता है कि जब सेमेस्टर निकल जाता है तो कंपटीशन भी निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए टैलेंट चाहिए रहता है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं चाहिए रहता। सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका फिक्स है 28, 28 या 33 मार्क्स पाना है तो मैं पास हो ही जाऊंगा, आपका रिलेटिव कंपटीशन नहीं है इसमें। लेकिन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रिलेटिव कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर आपके साथी वाला 6 घंटा पढ़ रहा है तो आपको भी 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में आपका नहीं निकलेगा। यहाँ कुछ नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाएंगे तो आपको नौकरी गारंटीड मिल जाएगी, ये नहीं है। तो ये तो आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, आपके पास कम समय है तो आप 4-5 सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जो है इससे मोर देन 60% क्वेश्चन आते हैं, चाहे गेट की बात करूं चाहे नॉन गेट की बात करूं। तो आपके पास अगर समय की कमी है तो आप यहाँ ऐसे
तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि मैं 2 यूनिट पढ़ के चल दूं या 3 यूनिट पढ़ के चल दूं तो एग्जाम निकल जाएगा। यहाँ आपको पूरे 9 से 10 सब्जेक्ट के सिलेबस को, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। हम बताएंगे कि क्यों से टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना है, किसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन बनाना है, किसमें टेस्ट सीरीज ज्यादा देना है, किसमें आपका वीकनेस है, क्या यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा घूम जाते हैं। तो ये हमारा आपका प्लान रहेगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, बाकी आपके हाथ में रहता है। तो सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और एक ड्रीम के साथ प्रिपेयर कर रहा है कि मेरे को ये जॉब लेना है, तो यहाँ पे उसको एक एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल होना, उनसे गाइडेंस लेना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्योंकि एक एक्सपर्ट टीचर जिसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हो, तो उसका जो एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये एकदम सटीक तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा कैलकुलेशन बैठ जाता है। तो इसमें उसको, बच्चे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इसका। जी सर, जी। सो इंजीनियर्स, हमारे फैकल्टी की टीम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आगे आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और आप उस एग्जाम में कैसे अपीयर हो सकते हैं, कैसे उस एग्जाम को दे सकते हैं, कैसे उस एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है इंजीनियर जंक्शन का, वहां पर क्रैश कोर्स की भी क्लास चल रही है और कंसेप्चुअल बैच की भी क्लास चल रही है। तो अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं तो आप इंजीनियर जंक्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आप एप्लीकेशन में जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, इंजीनियर जंक्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी, दोनों इंस्टीट्यूट में बहुत ही एक्सपीरियंस और ऐसे टीचर्स हैं जो वो एग्जाम को निकाले हुए हैं। तो आप वहां पर आके उनके अनुभव से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और एग्जाम को निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो आने वाले एग्जाम है उसमें अपनी सीट अगर आप पक्की करना चाहते हैं तो अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है उसको देखना ना भूलिएगा। तो संकल्प सर, आकाश राव सर और प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर देने के लिए और हमारे इंजीनियर्स को गाइड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।